अच्छा, टॉपिक है हमारा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, पेज नंबर 77। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्क होता क्या है। वर्क हम किसी भी चीज के ऊपर अगर हम कर रहे हैं तो वर्क क्या होता है। वर्क जो होता है, अगर हम किसी बाय कांस्टेंट फोर्स का मतलब यही होता है, अगर हम किसी भी चीज के ऊपर कोई ना कोई जोर दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अपनी चीज जो चीज होगी वो अपनी जगह से मूव करेगी। जब वो अपनी जगह से मूव करेगी तो उसको हम कहते हैं कि हमने उसके ऊपर कोई ना कोई वर्क किया है। इसकी डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास। डेफिनेशन है हमारे पास। वर्क डन बाय a constant force is the product of magnitude of displacement and component of force in the direction of displacement of displacement। ठीक हो गया। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का कि हमने किसी कोई भी कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स मतलब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई भी ब्लॉक है, हम उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये हमारे पास कोई बॉल ले ली हमने, हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। जैसे फुटबॉल आप समझ लें हमारे पास है, हम इसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो बॉल जो होगी ऑब्वियसली आगे की तरफ मूव करेगी। जब वो आगे की तरफ मूव करेगी तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगी। वो हमारे पास क्या होगा, डी होगा। डी हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगी, और कोई ना कोई हम फोर्स उसके ऊपर लगा रहे होंगे। तो इसको जो इसके जो प्रोडक्ट को हम कहेंगे कि इसको अगर हम कंबाइन, अगर हम किसी को इस चीज को कहना हो, इसके कंबाइनली हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं वर्क। हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और उस डायरेक्शन के अंदर कितनी। बेटा मैं ऐसे पढ़ा लूंगी, आप कुछ समझ नहीं आ रही तो आप लोग तब बता दें, वरना मेरे लिए ऐसे ज़्यादा ही। अच्छा, क्या बता रही थी। हाँ, तो इसकी इस डायरेक्शन के अंदर कितनी फोर्स इसके पे लग रही है, उसको हम कंबाइंड इफेक्ट को हम क्या देते हैं, इसको इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक हो गई बात। अब आगे इसका फॉर्मूला आ जाता है, मैथमेटिकल फॉर्म। मैं न्यूमेरिकल दोबारा भेज दूंगी, जिसको नहीं मिले मैं दोबारा भेज दूंगी ग्रुप के अंदर। अच्छा, मैथमेटिकल फॉर्म इसकी आ जाती है हमारे पास, W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी। W is equal to F cos theta
इंटू डी। ठीक है, एफ कॉस थीटा को अगर हम रिमूव करेंगे, हमें पता है जब हम कॉस किसी भी चीज़ का ले रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है हम उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो इसका मतलब W इज इक्वल टू एफ डॉट डी हम लिख सकते हैं। अगर कॉस को अगर हम हटा दें, अगर हम कॉस को हटा दें तो हम सिंपली लिख सकते हैं एफ W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था ना हमने, ये सेकंड चैप्टर में शायद पढ़ा था कि जब हम किसी भी दो चीज़ों के दरमियान कॉस है तो हम उसको हटाएंगे तो उसका मतलब होता है उनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। अगर साइन हो तो इसका मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। एफ डॉट डी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? डॉट प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि हमारे पास जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। हमें पता है कि जब हम कोई सी भी दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन भी आ सकती है। अगर हम इस फॉर्मूले से इसको डिराइव करना चाहें, डेफिनेशन को इसको डिफाइन करना चाहें वर्क को, तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। वर्क कैन आल्सो बी डिफाइंड एज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क can also be defined as the product of force and displacement। ठीक है, वर्क को हम प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसका यूनिट लिखा हुआ है। यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास, अगर हम फोर्स का देखें हमारे पास यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास यूनिट होता है मीटर, तो हम उसका यूनिट भी ड्राइव कर सकते हैं। यूनिट इज न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम जाउल भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर को हम जाउल भी कहते हैं। अगर हमने जाउल को डिफाइन करना हो तो वो भी हम सिंपली कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ जाउल, when 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स मतलब 1 न्यूटन, ये जब हमारे पास एन लिखा हुआ है, हमारे पास एन, हमारे पास क्या है? न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स हम किसी भी बॉडी पे लगा रहे हैं। 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड body covers distance of 1 meter then this work done is equal to 1 joule। ठीक है, अगर हम 1 न्यूटन फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं और वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसको, उस वर्क डन को हम कहते हैं कि उसने 1 जाउल का उसके ऊपर वर्क डन हमने किया है। ठीक है,
कोई भी बॉडी उसके ऊपर 1 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं और 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसको हम कह देते हैं सिंपली कि उसके अंदर उसने 1 जॉल का डिस्टेंस कवर किया है। अच्छा, अगर हम चाहें तो यहाँ से इसकी डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। डायमेंशंस, अच्छा हमें पता है न्यूटन की डायमेंशंस क्या, यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और तो वहां से अगर हम इसकी डायमेंशंस निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। इसकी डायमेंशंस होंगी m l स्क्वायर 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 ml स्क्वायर t की पावर -2। ठीक है, ये हमारे पास होगी इसकी डायमेंशंस। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं इसके स्पेशल केसेस। दे आर 4 स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस भी क्या, हमने अब उसके एंगल्स देखने हैं कि हमें कौन सा एंगल पुट करेंगे तो वर्क डन कितना होगा, मैक्सिमम काम कहाँ पे होगा, मिनिमम कहाँ पे होगा, नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, बस ये हमने चेक करना है। ठीक है, उसके लिए मेरे लैपटॉप की बैटरी ना थोड़ी कम है, अगर बीच में क्लास बंद होती है तो मैं अपने मोबाइल पे लूँगी फिर, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, मतलब उसमें शायद अगर बंद हो जाए बीच में लैपटॉप तो मैं स्विच करूँगी मोबाइल पर। जो स्पेशल केसेस इसके हमारे पास हैं, सबसे पहला अगर हमारे पास जो हो एंगल, एंगल हमारे पास क्या है, एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है। थीटा अगर हमारे पास लेस देन आ रहा है, लेस देन 90 है, तो वर्क डन जो होगा वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर हमारे पास एंगल थीटा इन बिटवीन है, 90 और 180 के इन बिटवीन है, इन बिटवीन, मैं इस डायमेंशंस दोबारा बता दें, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगी ग्रुप के अंदर, वहाँ से आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। अभी ना मेरे लैपटॉप की चार्जिंग कम है, मैं रिपीट नहीं कर सकती। उसके डायमेंशंस हमारे पास है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, अच्छा एंगल हमारे पास अगर हो इन बिटवीन 90 और 180, 90 एंड 180, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा W इज नेगेटिव। थर्ड पॉइंट, अगर हमारे पास एंगल इज equal to 90 degree, then W is 0, no work done is done, 0 or no work done। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आ जाता है उसके बाद, अगर हमारे पास एंगल हो, एंगल या फिर थीटा हमारे पास हो 0, 0, then W is maximum। ठीक है, ये 4 हमारे पास स्पेशल केसेस है इसके। अगर एमसीक्यूज में कई दफा पूछ लेते होते हैं कि अगर हमारे पास वर्क डन कब मैक्सिमम होगा, और या फिर मिनिमम कब होगा, नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, ये 4 मेन केसेस हैं जो आप लोगों ने याद करने हैं और जरूर याद करने हैं, मतलब जो कि इम्पोर्टेंट है। कि कभी कभी एमसीक्यू से पूछ लेते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लेते होते हैं कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली एंगल पुट करना है उसके अंदर, जो फॉर्मूला हमारे पास है एफ डी कॉस थीटा। अब हमें पता है कि कॉस
जो 90 होता है दैट इज इक्वल टू 0, cos 0 जो होता है दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास cos 0 जब हमारे पास 1 आएगा, इसका मतलब मैक्सिमम हमारे पास आ रही वैल्यू, जब cos 90 आएगा तो हमारे पास वर्क डन जो होगा मिनिमम आ रहा होगा, या मिनिमम का मतलब ये है कि नेगेटिव आ रहा होगा। ठीक है, थैंक यू मिस। ठीक है। आप लोग बता दें क्या कहीं से कोई बात ना समझ आई हो तो। मैम एक दफा जो आपने वो उसकी वर्क की डेफिनेशन और जॉल की डेफिनेशन बताई है ना, वो दोबारा से बता दें। अच्छा मैं बताती हूँ। अच्छा